हेलो दोस्तों। आज जो हमारे साथ जुड़े हैं वो है कोटा क्लासेस के डायरेक्टर। तो जो भी बच्चे ये पॉडकास्ट को देखेंगे उनको आने वाले एग्जाम, जो स्टूडेंट बेसिकली नीट और जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको ये पॉडकास्ट देख के काफ़ी फायदा होने वाला है। तो ये पॉडकास्ट शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो सर, आपके साथ आज हम पॉडकास्ट करने वाले हैं। आई होप कि जो ये व्यूअर्स हैं हमारे देखने वाले हैं, उनको आपकी बातें सुनकर काफ़ी अच्छा लगेगा। तो थैंक यू। सर, आप मुझे बताइए, जब आपने कोटा क्लासेस को शुरू किया तो ये आइडिया आपका कहाँ से आया और आपकी जो एजुकेशन जर्नी है वो कैसी रही? मैम, मैं जनरली आपको थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। हम्म। मैं एक राजस्थान का एक छोटे से गांव से निकला हुआ हूँ। हम्म। वहाँ पर पहले 5th तक स्कूल था। हम्म। हम नीचे बैठा करते थे। फिर उसके बाद में मैं 8th तक स्कूल में कन्वर्ट हुआ, तो वहाँ पर मैं अच्छा टॉपर रहा हूँ। मैं हम्म। ऑलवेज, है ना, ऐसा नहीं है, मैं टॉपर रहा हूँ। हम्म। फिर मैं गांव से एक कस्बे के अंदर पढ़ने गया था पहले। अच्छा। ठीक है, अच्छा रहा, वहां पर भी अच्छा था। मैंने मेडिकल वहां पे ली। और मैं वहां देखता था बच्चों को पढ़ते हुए, देखता था वो डॉक्टर और इंजीनियर के लिए, देखता था कि वो बढ़ रहे हैं। मैंने भी सोचा मैं भी एक डॉक्टर डॉक्टर बनूं, हम्म। है ना। लेकिन कुछ फाइनेंशियली कंडीशंस ऐसी थी कि मैं नहीं बन पाया। हम्म। तो फिर उसके बाद में मैंने एमएससी की, एमफिल की, और मैं टीचिंग फील्ड में मैं अपने आप को कन्वर्ट कर लिया। मेरा सपना था डॉक्टर बनने का। हम्म। मैं तो नहीं बन पाया, हम्म। लेकिन उसके बाद में फिर मैंने एक कसम खाई कि नहीं, मैं डॉक्टर बनाऊंगा। तो मैं बायो टीच करता हूँ मैम, और मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स बनाए हैं। और जब मैं इसकी बात करता हूँ तो जब आई थिंक सो 2008-7 की बात है, आई थिंक सो 6-7 की बात है। बीकानेर में मैं पढ़ाया करता था, राजस्थान में हम्म। बीकानेर में। तो वहाँ मैंने सेकंड रैंक दी थी योगेंद्र सिंह राठौड़ की। अच्छा। राजस्थान के अंदर सेकंड रैंक आई हम्म। थी उसकी। और मैंने उसको एक बार कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए जब फोन किया, हम्म। तो उस समय लैंडलाइन फोन हुआ करते थे हम्म। मैक्सिमम हर किसी के घर में। हम्म। तो मैंने जैसे उसको फोन किया, फोन करने के बाद में उसने एक आवाज में मुझे पहचान लिया था। और उसने कहा कि आप योगेश सर, ऐसे में थोड़ा थोड़ा सा उसकी वो थी। तो उस दिन से मुझे बहुत अच्छा लगा कि यार क्यों ना मैं एक ऐसा सिस्टम स्टार्ट करूं जिससे बच्चे आए, पढ़ें, और वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अपने माँ बाप के जो सपने हैं उनको पूरा करें। चलो मैं तो नहीं कर पाया अपने पूरे सपने, लेकिन कोई तो बच्चा अपना सपनों को पूरा करे ना। हम्म। तो बस उसी फेज में मैं लग गया मैम। और मैंने यहाँ पर 2008 में जलंधर के अंदर एक अननोन सिटी में आकर के कोशिश की। और उस जर्नी को अभी तक तो मैं लेके आया हूँ। आगे प्रभु की इच्छा है कि कहाँ तक वो लेके जाना चाहती है। नहीं सर, बहुत आगे तक जाएगा आपका ये इंस्टीट्यूट, हम होप करते हैं। तो आपका जो इंस्टीट्यूट है वो बाकी इंस्टीट्यूट से कैसे अलग है? मतलब आपको ही क्यों चुनना चाहिए स्टूडेंट्स को? देखो मैम, हर स्टूडेंट के पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं। हम्म। और अपॉर्चुनिटी के साथ साथ में उनके पास में बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। हम कहते हैं कि हम बिल्कुल थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ाते हैं। उसका रीजन है कि हम एनसीईआरटी के साथ साथ हम उसको कंपटीशन की तैयारी कराते हैं। अगर हम कहीं की भी बात करें, मैं तो जो वहां पर ज्यादातर बच्चे को पढ़ाने के लिए वो सिर्फ एनसीईआरटी कराते हैं। फिर उसके बाद में वो कंपटीशन की अलग से क्लासेस लगाते हैं। कंपटीशन की क्लासेस में वो एक दिन डाउट का ले लेते हैं, एक दिन टेस्ट का ले लेते हैं, है ना। इस तरीके से पढ़ाते हैं। हम कहते हैं कोई डिफरेंट ही नहीं है, सिलेबस तो सेम ही है। हम्म। तो क्यों उसका बार बार फीस दी जाए उसको, उन लोगों को, उन टीचर्स को, उन इंस्टीट्यूट्स को। तो हम उसी सिस्टम के थ्रू, उसी फीस में हम लोग क्या करते हैं, उनको स्कूलों की तैयारी, साथ में बोर्ड की तैयारी, हम्म। और नीट या इंजीनियरिंग की तैयारी हम्म। हम साथ ही कराते हैं। हम बार बार फीस नहीं लेते। हाँ, हमारा मोटो जो है वो बच्चे की अगर कहीं डाउट आ रहा है तो हम उसको डाउट पर्सनली लेते हैं। बच्चा आके हमसे कहे कि सर ये डाउट है, हमारा टीचर ऑलवेज अवेलेबल रहता है हम्म। कि नहीं, उसके डाउट को उसी समय
आप खत्म करो। बच्चे के कॉन्सेप्ट को इतना बिल्ड कर दो कि बच्चे को कभी प्रॉब्लम ना आए किसी सब्जेक्ट में। तो हमारा सिर्फ यही फोकस रहता है कि नहीं, सब्जेक्ट को इम्प्रूव करना जरूरी है, वो बाकी का अपना रास्ता खुद बनाता हुआ चला जाएगा। जैसे हम बच्चे थे तो हमारे पेरेंट्स ने हमें सिर्फ प्राइमरी एजुकेशन दी, फिर 8th तक दी, 10th तक दी। 10th के बाद में पेरेंट्स है ना थोड़ा सा निष्फिक्र हो जाता, कहता है बच्चा अपना रास्ता खुद बना लेगा, चला जाएगा। तो अगर आप बच्चे को कॉन्फिडेंस दोगे, उसका बेसिक्स अच्छा करा दोगे, तो फिर जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑटोमेटिकली आगे चलता हुआ चला जाएगा। जो भी उसका रास्ता है वो उसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लेता है। जरूरी नहीं है कि हमारे इंस्टीट्यूट से या किसी भी इंस्टीट्यूट से 100% सभी की सभी जो बच्चे आ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो, है ना, लेकिन मोस्टली का तो होगा ना। फिर मोस्टली के अलावा दूसरा यह है कि वो अपना रास्ता जरूर बना लेता है जो पढ़ के जाता है। वो कोई लेक्चर लग जाता है कहीं पर, या किसी अच्छी कंपनी में चला जाता है, या फिर किसी एमएनसीज के अंदर चला जाता है, कहीं ना कहीं वो अपना रास्ता बना लेता है। अभी कुछ समय पहले मैं हिमाचल में जो हमारी एक दूसरी ब्रांच है, तो वहां मैं गया हुआ था। तो मैंने, मेरी स्टूडेंट का फोन आया मेरे पास में, पल्लवी नाम था। तो मैंने उससे बात कर रहा था कि मैं कहाँ, क्या कर रहे हो। तो उसने कहा कि नहीं सर, मैं है ना नूरपुर में, आई थिंक सो नूरपुर जगह है कोई, तो वहां पर किसी कॉलेज के अंदर वो लेक्चरर है ना। मेरे को बहुत अच्छा लगा। चलो, किस सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, लेकिन उसने अपना रास्ता तो बनाया ना। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूट से एक रास्ता बनना स्टार्ट हो जाता है। ये एक बेसिकली डिफरेंस आ जाता है। तो आपके इंस्टीट्यूट में जो टीचर्स हैं, उनकी क्या ऐसी टेक्निक होती है जो वो फॉलो करते हैं ताकि स्टूडेंट को अच्छी क्वालिफिकेशन, अच्छी एजुकेशन, अच्छा, मतलब ऐसे जो आप कह रहे हैं कि हम रास्ता खुद बच्चे बना लेते हैं, तो ऐसी कौन सी टेक्निक है जो आप अपने स्टूडेंट्स को देते हैं? मैम, जैसे मैंने अभी कहा था, बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं, बहुत टफ से क्वेश्चंस होते हैं। अब जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा एक एग्जांपल देता हूं कि कोई भी क्वेश्चन आता है, 100, जैसे नीट के एग्जाम में 180 क्वेश्चंस होते हैं और 3 घंटे का समय होता है, मतलब 180 मिनट हो गई। उस 180 मिनट में यानी कि हर क्वेश्चन को 1 मिनट मिल रहा है। अगर बच्चा पढ़ने के लिए बैठेगा तो हो सकता है वो 1 मिनट में एक क्वेश्चन को पढ़ ही ना पाए, वो 180 क्वेश्चंस को पढ़ने में ही टाइम वेस्टेज कर दे, वो रह जाए उसका। तो हम लोग क्या समझाते हैं, ट्रिक्स समझा देते हैं। बहुत सारी चीजों को हम ट्रिक्स पे ले आते हैं, बहुत सारी चीजों को हम कॉन्सेप्ट बेस पे ले आते हैं, है ना। जैसे मैं एक छोटा सा, मुझे एग्जांपल याद आ रहा है, हम आई के बारे में हम जब पढ़ाते हैं तो आई के अंदर मिडिल ईयर के अंदर ईयर बोन होती हैं, तो हम उनकी बात करते हैं। तो हम उनको सिर्फ एक चीज से कहते हैं, एक ट्रिक बना के बता देते हैं। एमए का आईक्यू स्टैंडर्ड होता है, यानी एमए, मेलियस, इंकस और स्टिपिस 3 बोन होती हैं। हम कहते हैं एमए का आईक्यू स्टैंडर्ड होता है। एमए यानी कि मेलियस बोन इज मॉडिफाइड बोन ऑफ द आर्टिकुलर बोन। तो ऐसे हम कॉन्सेप्ट उनको समझा देते हैं। बच्चा जब पढ़ता है, यार मेलियस के बारे में पूछा है, हाँ यार ऑप्शन में आर्टिकुलर ही होगा, वो टिक लगा देता है। तो टाइम कंज्यूम नहीं होता, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होता है। ओके। तो आपकी जो फैकल्टी है, तो क्या आप उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग देते हैं? मैम, हम जो हमारे पास जितने भी टीचर्स आते हैं ना, वो ट्रेंड आते हैं। हम उनको ट्रेंड टीचर ही लेते हैं हम लोग। ट्रेंड मतलब वो वेल एक्सपीरियंस्ड, ओके, है ना, जिनको 5 साल का एक्सपीरियंस हो, 6 साल का एक्सपीरियंस हो, उन टीचर्स को हम लेते हैं मैम। ओके। अब मैं 2001 से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया मैम, जब मैं 21 साल का था, है ना। मेरी फाइनेंशियली थोड़ी सी पोजीशंस ठीक नहीं थी, तो मैं टीचिंग फील्ड में आ गया कि पैसा कमाते हैं, और 21 साल की एज में से मैं पैसा कमाने लग गया। तो जब मैं पढ़ाता था तो देखता था कि यार, मैं वो ड्रॉपर के बच्चे को पढ़ा रहा होता जिसकी एज अप्रोक्सीमेटली मेरे जैसी थी, यानी कि मैं 21 साल का, एक ड्रॉपर का बच्चा की एज 19 साल की होती है। तो वहां से मेरे को पढ़ाने में अच्छा लगा, और मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है, मेरा इंटरेस्ट है पढ़ाना। तो अभी आप जैसे कह रहे हैं कि हाँ, हम बेस्ट ट्राई करते हैं स्टूडेंट के लिए कि आप बेस्ट है, तो ऐसे तो और भी बहुत से इंस्टीट्यूट हैं यहाँ अपने जलंधर में, पंजाब में। तो क्या ये सभी जितने भी इंस्टीट्यूट हैं जो खुल चुके हैं, तो ये तो इन्होंने एक वो बिजनेस बनाने का अपना एक फंडा बना रखा है, या एक्चुअल में ये स्टूडेंट को हेल्प करते हैं? मैम देखो, पता है क्या है,
एक भीड़ इकट्ठी करना एक अलग बात होती है। लोग भीड़ इकट्ठी करते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट भी इसमें इंक्लूड किया जाता है कि इंस्टीट्यूट वाले कहते हैं कि हमें रैंकर भी चाहिए, बैंकर भी चाहिए। एक रैंकर चाहिए, बाकी के बैंकर चाहिए, है ना। तो इंस्टीट्यूट वाले बैंकर को ज्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, यार हमारे पास बैंकर आ जाएगा, इंस्टीट्यूट ऑलरेडी रन करता हुआ चला जाएगा। बैंकर का मतलब पैसा देने वाला। तो ये कॉन्सेप्ट होता है। हम लोग पर्सनलाइज्ड देखते हैं बच्चे को, और हमारे पास में 25 का एक बैच होता है, छोटे छोटे से हम बैच रखते हैं, जिसमें कि कम से कम एक टीचर है ना हर स्टूडेंट को बहुत अच्छा देख सके, उसके बारे में जान सके, आई कांटेक्ट के थ्रू उसको ये पहचान ले कि उसको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं बायो टीच करता हूँ, तो मुझे जब पढ़ा रहा होता हूँ तो मुझे समझ में आ रहा होता है कि यार इस बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, तो हम फिर उसको उसी लेवल में समझाने की कोशिश करते हैं जिससे कि बच्चे को प्रॉब्लम ना आए। अगर ज्यादा उसको प्रॉब्लम आती है तो हम एक्स्ट्रा टाइम दे करके उसकी उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करते हैं। मतलब आप बच्चे के लेवल पे जाकर बिल्कुल उनको वहां से उठाकर फिर आप ऊपर लेके आते हैं। बिल्कुल मैम, चलिए बहुत जाना बढ़िया। पड़ता है, जाना पड़ता है, कॉन्सेप्ट देना पड़ता है। तो नीट और जेईई की प्रिपरेशन करने के लिए जो कोटा क्लासेस जैसे इंस्टीट्यूट, जैसे आपका कोटा क्लासेस है, एक और भी इंस्टीट्यूट है, ये बहुत ज्यादा जरूरी है या फिर बस ऐसे ही हाइप बना रखा है कि नहीं इसके बिना तो हो ही नहीं सकता आईआईटी नीट? नहीं मैम, ऐसा तो बात नहीं कहूंगा मैं कि हो ही नहीं सकता, पहले भी हुआ करते थे सिलेक्शंस। तो हाँ, ये है कि इंस्टीट्यूट आपको है ना एक रास्ता दिखा देता है, क्योंकि एक्सपीरियंस टीचर हैं, बहुत लंबे समय तक उनको तजुर्बा होता है लंबे समय का। तो वो लोग पढ़ाते समय कहते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान देना होता है, उन्हीं क्वेश्चंस पे ध्यान दिया जाता है, ऐसे ही टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो ये एक फैक्टर होता है। तो अभी जैसे जो स्टूडेंट जेई नीट क्लियर कर लेते हैं उनका क्रेडिट तो सब लेते हैं कि हाँ ये हमसे पढ़ा है, ये भाई हमारा स्टूडेंट है, उनकी फोटो लगेगी, होर्डिंग्स लगेंगे कि हाँ इसने हमारे से कोचिंग लिया और क्लियर कर लिया, राइट। तो जो स्टूडेंट नहीं क्लियर कर पाते तो उसकी भी आप क्रेडिट लेते हैं कि हाँ ये स्टूडेंट हमारे से पढ़ा है? उसका क्या करेंगे? नहीं नहीं मैम, देखो जैसे मैंने आपको कहा ना, बहुत बार क्या होता है बच्चा है ना अपना रास्ता भटक जाता है। हमारी कोशिश होती है कि नहीं, हम मोटिवेट करके उसको उसी रास्ते पे लाने की कोशिश होती है हमारी, लेकिन नहीं आ पाता बहुत बार बच्चा। क्लास टीनेजर एज है मैम, उस एज में समझाना बहुत मुश्किल हो पाता है। तो जो उस एज में अपने आप को संभाल लेता है सक्सेस हो जाता है, और जो नहीं संभाल पाता वो अनसक्सेस हो जाता है। फिर वो ब्लेमिंग गेम चलता है मैम कि हाँ इंस्टीट्यूट ने कुछ नहीं पढ़ाया, इंस्टीट्यूट कुछ नहीं करता है, ऐसा होता है। जबकि ऐसा नहीं होता, इंस्टीट्यूट अपनी पूरी जान लगाता है बच्चे के ऊपर। बच्चा उसके लिए अपने बच्चे के जैसा है, वो उसकी कोशिश होती है कि नहीं उसका सिलेक्शन होना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन से पेरेंट्स को तो खुशी होती है, एक टीचर को बहुत खुशी होती है। पेरेंट्स का तो एक ही बच्चा होगा ना, हमारे तो कितने सारे बच्चे हैं, तो सो कितनी खुशी होती है, हमें बहुत खुशी होती है। हमें लगता है कि नहीं यार हमने जिंदगी में बहुत अच्छा कुछ किया है, तो अच्छा लगता है हमें। मतलब जो स्टूडेंट नहीं क्लियर कर पाते तो आप उनको एक सही रास्ता दिखाने की ट्राई करते हैं कि हाँ कि कोई बात नहीं, ये नहीं हुआ तो अगली बार सही, या फिर ये भी नहीं हो सकता तो किसी और लाइन को आप ट्राई कर लो। मतलब ट्राई करते रहना है, ऐसा नहीं है कि छोड़ना नहीं है कोशिश को। तो जो स्टूडेंट को आईआईटी जो नीट जेई क्लियर करने के बाद जो मुश्किलें आती हैं तो उसमें भी आप उनको गाइडेंस देते हैं कि कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है, कौन सी कहाँ जाना है, ये सब चीजों में? देखो मैम, एग्जैक्टली ये सब रैंकिंग के बेस पर डिपेंड होता है कि इस रैंक वाले को ये ही मिलती है। लेकिन फिर भी अगर किसी बच्चे को बहुत अच्छी रैंक आ जाती है तो उसके पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। जिसकी रैंक पीछे है उसको तो ऑप्शंस नहीं होते हैं, लेकिन अच्छी रैंक वाले के पास में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। तो वो जब हमसे पूछते हैं कि सर हम क्या लें, कौन सा कॉलेज ज्वाइन करें, कौन सा कॉलेज अच्छा है, तो फिर हम उनको बताते हैं कि नहीं आप ये कॉलेज लोगे तो ये कॉलेज अच्छा है, और ये ब्रांच ज्वाइन करोगे। जैसे जेई में हम देखते हैं कि इंजीनियरिंग के दौरान ब्रांचेस आ जाती हैं, ये ब्रांच लोगे तो ये ब्रांच बहुत अच्छी होती हैं, तो हम उनकी हेल्प करते हैं इस रिगार्डिंग। ओके, मार्क्स ही सब कुछ होते हैं या जो आपसे पढ़ा है, जो आपके इंस्टीट्यूट में जो स्टूडेंट पढ़ा है उसको उसका भी फायदा आगे चल के उनके करियर में, फ्यूचर में हो पाता है? बहुत होगा मैम, बहुत फायदा होता है। जैसे मैं अभी आप एक एग्जांपल बताता हूं आपको।
मेरा एक स्टूडेंट है, वो 696 मार्क्स लेके आया था। वो दिल्ली एम्स में है। तो मेरी एक बार बात हो रही थी उससे, तो वो मेरे को कहने लगा कि सर है ना, आपने जो पढ़ाया ना वो बहुत फायदेमंद है। तो मेरी 12th तक की 11th-12th की जो बुक्स है ना, वो बुक्स घर रखी हुई हैं। मैंने पापा को फोन करके कहा है कि पापा वो सब मेरे को कोरियर करा दो, वो मेरे को बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो सिलेबस काम आता है पढ़ते समय पर भी, क्यों बायो का तो मोस्टली। तो उसने अपनी बुक्स मंगवाई और काम आया। ठीक है, जैसे उसी तरीके से बहुत सारी चीजें काम आती हैं मैम, बहुत काम आता है। अगर बच्चा पढ़ने वाला होता है ना, तो बहुत काम आती हैं चीजें, बेनिफिशियल होती हैं, बच्चे के फ्यूचर को बिल्ड करती हैं। ओके। तो नीट और जेई की प्रिपरेशन करते समय ऐसे ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो स्टूडेंट्स करते हैं और उनको नहीं करनी चाहिए आपके अकॉर्डिंग? वो आप क्या गाइड करना चाहते हो अपने स्टूडेंट्स को? मैम मेनली जो गलती करता है ना बच्चा, वो प्रैक्टिस नहीं करता। वो कहता है सब कुछ आ रहा है। हम चाहते हैं कि बच्चा पेपर दे ज्यादा से ज्यादा, टेस्ट दे ज्यादा से ज्यादा। टेस्ट दोगे तो गलतियां आएंगी, गलतियां आएंगी तो हमें उन गलतियों को सुधार करना है। तो बच्चे को ज्यादा से ज्यादा टेस्ट देना चाहिए, प्रैक्टिस पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, उसने थ्योरी कर ली, लेकिन साथ साथ में उसको कॉन्सेप्ट समझ में आया या नहीं आया, ये भी तो मैटर करेगा ना। तो इसलिए उसको प्रैक्टिस पे ध्यान देने के लिए टेस्ट ज्यादा से ज्यादा देने चाहिए। और जब उसको गलती आती है तो उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं टीचर से ना पूछूं, टीचर मुझे डांटेगा। नहीं, उसको टीचर से पूछना चाहिए। टीचर की डांट बुरी नहीं होती है, टीचर की डांट बहुत अच्छी होती है, उसकी लाइफ को बनाने वाली होती है। तो अगर डांट भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ना, तो उसको टीचर से पूछना चाहिए, हमेशा पूछना चाहिए उसको। उसको छोटी सी प्रॉब्लम को टीचर्स के साथ डिस्कस करना चाहिए, और टीचर 100% उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। तो जरूरी है। अच्छा, जेई और नीट के स्टूडेंट्स को के बारे में मैंने ये देखा है कि वो लोग ना हमेशा टेंशन में ही रहते हैं, क्योंकि स्कूल का सिलेबस है, स्कूल के एग्जाम आने वाले हैं, फिर कोचिंग जाना है, इंस्टीट्यूट है, वहां के टेस्ट है। तो बच्चे कैसे मैनेज करते हैं दोनों को? क्योंकि वो अभी छोटे बच्चे हैं, वो कौन सा कि वहाँ टीनेजर्स है बेसिकली, तो उनको कैसे बैलेंस कैसे आप करना सिखाते हैं? नहीं मैम, देखो ये तो एक मेजर प्रॉब्लम रहती है। ये मेजर प्रॉब्लम क्या होती है कि इंस्टीट्यूट का जो सिलेबस है वो अलग तरीके से चलता है, स्कूल का जो सिलेबस है वो अलग तरीके से चलता है। वो एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, हमारा काम है कि नहीं हमें कंपटीशन में लेके आना। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम रहती है बच्चे के साथ में। उस चीज को बच्चे को हम समझाने की कोशिश करते हैं कि देखो, आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, और आप स्कूलिंग पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि स्कूलिंग के मार्क्स बहुत ज्यादा जरूरी है। टीचर बार बार उनको कहते रहते हैं मार्क्स कम आ रहे हैं, है ना। लेकिन मैनेज करना स्टूडेंट का ही काम है। और उसके लिए अगर उसको ऐसा लगता है कि नहीं स्कूलिंग में सिलेबस अलग है और कोचिंग में अलग चल रहा है सिलेबस, तो हम लोग क्या करते हैं उसके लिए कि बच्चे से हम कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा टाइम लेकर के, जो स्कूल में जो सिलेबस चल रहा है उसके कॉन्सेप्ट आपको समझने हैं, तो हमसे एक्स्ट्रा टाइम लेकर के समझिए। ओके। तो हम एक्स्ट्रा टाइम देकर के फिर उनको समझाते हैं, जैसे स्कूल के मार्क्स के भी इफेक्ट ना पड़े। हमारी कोशिश होती है ना पड़े इफेक्ट। बाकी तो मैम सिलेबस डिफरेंट चलता है थोड़ा बहुत, क्योंकि स्कूलिंग का सिलेबस और कोचिंग का सिलेबस तो डिफरेंट होगा ही होगा। तो मुश्किल तो आती ही है, आती है मैम, बट मुश्किलें एक मेरे को है ना, फराज एक शायर हुआ करते थे, जी। तो उन्होंने एक लाइन लिखी है मैम, तंदुआ वादे आते हैं उकाब तुझे और ऊंचा उड़ाने के लिए। तंदुआ वादे का मतलब होता है आंधी और तूफान, आते हैं उकाब मतलब चील, जो ईगल होती है उसकी बात की गई है। उन्होंने कहा जो मुसीबतें जो आती हैं ना, आंधी और तूफान आती हैं, तब चील और ऊंची उड़ती हुई चली जाती है। तो अगर आपको आसमान को छूना है, तो देखो मुसीबतों को तो सहन करना ही पड़ेगा, बिल्कुल, है ना। आपको हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। तो हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा मैम। मतलब कहते हैं ना, मुश्किल के आगे मतलब जीत ही है। जीत है ना। वो तो है ही है मैम, वो तो करना ही पड़ेगा। इतना सिंपल नहीं है। आप अगर टॉप पे जाना है आपको, तो टॉप पे जाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आप इतनी मुश्किलों के बीच में अपने स्टूडेंट्स को कैसे मोटिवेट रखते हैं? हम उनको बीच बीच में मोटिवेशन लेक्चर्स देते हैं मैम।
उनको अच्छा। गाइड करते हैं। उनको बहुत बार बच्चा डिमोरलाइज भी हो जाता है। जो हमारे टेस्ट होते हैं तो उनमें मार्क्स नहीं आते, तो हम तो उनको फोर्स करते हैं, नहीं यार 720 से 720 के आसपास मार्क्स लेके आओ आप टेस्ट में। नहीं आते, मार्क्स कम रह जाते हैं, बड़े परेशान हो जाते हैं, सर हम मेहनत बहुत कर रहे हैं फिर भी मार्क्स नहीं आ रहे। तो फिर हम उनको थोड़ा थोड़ा सा है ना बूस्टअप देते रहते हैं, उनको समझाते रहते हैं। फिर उनको हम कहते रहते हैं, जैसे चाणक्य की एक बात मैं उनको भी समझाता रहता हूँ। चाणक्य ने कहा कि अगर शेर किसी चूहे पर अटैक करता है ना तो पूरी ताकत के साथ करता है ना। तो हम उनको समझाते रहते हैं, नहीं ताकत पूरी लगानी है आपको, हार नहीं माननी। ठीक है, हारना जीतना आगे का काम है, वो आप काम करो। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कर्मण्यवाधिका रस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करो, फल की चिंता क्यों करते हो। तो हम बच्चों को समझाते हैं आप कर्म करो, आप एफर्ट पूरा लगाओ, आपको मंजिल मिलेगी, पक्का मिलेगी, आपकी डेस्टिनेशन आपका इंतजार कर रही होगी। तो हम उनको समझाते रहते हैं। तो क्या आप स्टूडेंट को थोड़ा स्ट्रेस फ्री रखने के लिए उनको आप ये भी बोलते हैं कि चलो थोड़ा घूम फिर कर आओ, थोड़ी मूवीज देख लो, थोड़ा टेंशन फ्री हो जाओ, ऐसे नहीं कि पढ़ाई में ही घुसे रहो। मतलब मेरा तो यही मानना है कि 24 घंटे पढ़ाई भी नहीं कोई कर सकता, बीच बीच में ऐसी थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लेनी चाहिए। नहीं, हम इंस्टीट्यूट में थोड़ी बहुत एक्टिविटी कर लेते हैं, लेकिन मैम हम लोग है ना ज्यादा ऐसा कर नहीं पाते हैं, क्योंकि पेरेंट्स का एक दबाव होता है हमारे ऊपर। अगर हमने कभी एक दिन की छुट्टी कर ली ना तो पेरेंट्स हमारा फोन कर करके कहते हैं कि इंस्टीट्यूट में आज क्या छुट्टी क्यों की, अच्छा। आज क्या रीजन रहा, है ना। तो जो पढ़ने वाले बच्चे होते हैं उनके पेरेंट्स बहुत ज्यादा हमें कहते हैं कि नहीं नहीं छुट्टी नहीं करनी होती है। तो वो हम लोग इतना ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन हाँ हम उनको मोटिवेट करते रहते हैं। उनको इंस्टीट्यूट में हम गेम खिला लेते हैं, क्विज कंपटीशन टाइप रख लेते हैं, है ना। और फिर उनको हम चॉकलेट या ऐसी चीजें हम बीच बीच में उनको देते रहते हैं, जिससे कि हाँ ठीक है वो मोटिवेट रहें। ओके। तो जैसे अभी कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे, मतलब व्यूअर्स देख के जान पा रहे होंगे कि कुछ जो सिर्फ खुद से सेल्फ स्टडी करके ही जेई और नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो क्या डिफरेंस है, जो लोग कोचिंग ले रहे हैं और जो लोग सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, तो उनमें क्या डिफरेंस रहता है बेसिकली? मैम पता है क्या है, दो चीजें होती हैं। जैसा आप फीमेल हो, है ना, अब आप खाना बनाना आपको है, एक तो आपने क्या किया, घर जाके खाना बनाना है आपको, आपको पता है खाना कैसे बनता है, ठीक है। और एक है ऑर्डर दे दिया, है ना, फटाफट खाना आ गया, आपको सिर्फ खाना है। तो उसी तरीके की है कि जब आपको बनाना है ना घर पे, तो आपको बहुत सारी हर्डल्स पार करनी है। एक बना बनाया आ रहा है, आपको हर्डल्स पार नहीं करनी है ना। तो सेम कंडीशन है, कोचिंग आपको है ना हर्डल्स नहीं देता, आपकी हर्डल्स को रिमूव करने की कोशिश करता है। तो एक्सपीरियंस टीचर है, वो आपको बताएगा कि भाई आपको ऐसे पढ़ना है, आपको ये प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व करनी है, आपको चुटकियों में प्रॉब्लम सॉल्व करानी है, तो आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। आप इंडिविजुअल पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी करोगे, तो आपको वो प्रॉब्लम्स को रिमूव करने में बड़ी कठिनाइयां होंगी। आप इधर उधर से सर्च करोगे, यूट्यूब पे जाओगे, फेसबुक पे जाओगे, इंस्टा पे जाओगे, अलग अलग जगह पे आप गूगल पे जाकर सर्च करोगे, तो वहां पर कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताने वाला होता, और आपका टाइम कितना कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, आपको वही चीजें आपको एक प्लेटफॉर्म पे मिल रही हैं, एक्सपीरियंस टीचर आपको बता रहा है, आप क्यों ना लो। तो कोचिंग और सेल्फ स्टडी में ये डिफरेंस आ जाता है थोड़ा सा। मतलब आपने एग्जाम्पल काफी अच्छा दिया कि खाना बनाकर खाने में और खाना बना बनाया मिल जाए, दोनों में डिफरेंस तो दिक्कत होता तो ही होती है, आपको भी होती होगी, हमें भी है ना। होती है। घर जाके खाना बनाना बड़ा मुश्किल है, बना बनाया मिल जाए तो मुझे क्या ही बहुत बात अच्छा है। है, उस दिन थैंक गॉड बोलते होगे आप। बिल्कुल। तो आजकल टेक्नोलॉजी काफी ट्रेंड में है, तो क्या टेक्नोलॉजी का कोचिंग इंस्टीट्यूट पे कोई इम्पैक्ट है? जैसे ऑनलाइन, आपको पता है कि ऑनलाइन क्लासेस काफी चलती हैं, एआई आ गया है, तो इसका आप कुछ इम्प्लीमेंटेशन है आपके इंस्टीट्यूट में? मैम पता है क्या है, जैसे ऑनलाइन की आप बात कर रहे हो, आजकल बच्चा कोविड के बाद में है ना, बीच में एक ट्रेंड हुआ था कि ऑनलाइन में चला गया, ऑनलाइन में, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पाया। आप ऑनलाइन के जितने भी प्लेटफॉर्म पे देखोगे ना, बहुत अच्छी रैंक नहीं एक्सेप्ट कर पाए वो बच्चा। जब ऑनलाइन में यूट्यूब पे देख रहा है, वो अपनी क्वेरीज कैसे सामने वाले से पूछेगा, वो डालेगा, लिख के भेजेगा, कितने सारे लोग लिख के भेज रहे होंगे, वो किस किस का जवाब दे रहा होगा, बहुत मुश्किल है।
और वो आर्ग्यू कैसे करेगा टीचर कि सर ये ऐसा नहीं हुआ, ऐसा कर दें, तो हम वो कर ही नहीं पाएगा। जो उसने वहां से बताया वही एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको। आप जब 1-to-1 पर्सनल अटेंशन जब लेते हो, कोचिंग पर्सनल अटेंशन देता है, जब वो पर्सनल अटेंशन दे रहे हो, सामने बैठे हो, जैसे आप मेरे सामने बैठे हो, आप मेरे से आप उल्टे भी क्वेश्चन कर सकते हो, सीधे भी कर सकते हो आप, है ना। क्यों 1-to-1 बैठे हैं, इसलिए आप कोई भी चीज को, आप गुस्सा भी हो सकते हो, तभी होगे ना जब आप 1-to-1 बैठे होगे। तो जब जो पर्सनलाइज्ड जो कोचिंग होती है, जो फिजिकल जो कोचिंग सिस्टम होता है, वो फिजिकल कोचिंग सिस्टम इसलिए ही सक्सेसफुल है क्योंकि वो सामने टीचर के बैठ करके क्वेश्चंस को पूछ सकता है, आर्ग्यू कर सकता है कि नहीं सर हम ऐसे क्यों करें, हम तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं, तो वो बेनिफिट दे देता है। इसलिए ऑनलाइन कोचिंग या टेक्नोलॉजीज को तो मैं तो ये मानता हूं उनको थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी प्रॉब्लम है जो आपकी सपनों को बीच में से कहीं ना कहीं रोकने का काम करती हैं, तो नहीं करना चाहिए। मैं तो नहीं मानता, बट पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स ये सोचते हैं कि कम फीस में हम अचीव कर लेंगे, लेकिन वो कम फीस को नहीं, कम फीस की वजह से, आप थोड़ा फीस देने की वजह से आप अपने बच्चे के सपनों को रोक रहे हो, आप खुद के सपनों को रोक रहे हो। आप ये नहीं देख रहे कि आगे चल करके उसको क्या प्रॉब्लम। आप देखो कोविड के बाद में पूछो, आप सर्वे में देखो कितने बच्चे हैं जो टेक्नोलॉजी के पीछे आगे, गजेट्स के पीछे भाग रहे हैं, सारे दिन मोबाइल देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको आदत लग गई। पहले जूम पे वो लेक्चर लिया करते थे, क्लासेस लिया करते थे, सॉरी, और अब उनको वो आदत पड़ गई, तो यूट्यूब पे अब वो यूट्यूब पे आ गए हैं, वो उनके चक्कर में वो गेम भी खेलने लग गए हैं, है ना। तो एक मोटे मोटे चश्मे पहनने लग गए हैं, उनको बड़ी प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं उनको। तो मैं तो टेक्नोलॉजी को कहता हूं कि अगर आपको सपने साकार करने हैं तो टेक्नोलॉजी को छोड़ना चाहिए, ठीक है। टेक्नोलॉजी किसी अलग प्लेटफॉर्म के लिए है, और आप जब सक्सेस हो जाओ उसके बाद में जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी यूज में लो, कौन मना करता है, कोई मना नहीं करने वाला। मेरे पेरेंट्स या मेरे भाई बहन मुझे कोई मना नहीं करते आज मैं मोबाइल देखूं या कुछ भी करूं, है ना, क्योंकि मैंने सक्सेस किया, सक्सेस हुआ, उसके बाद में मैंने एक्सेप्ट किया। तो सपनों को पहले साकार करो, उसके बाद में जो मर्जी करते रहो आप। तो अभी हम कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात कर लेते हैं कि जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट बिना मार्केटिंग के सरवाइव कर सकते हैं? नहीं मैम, देखो ये तो एक ऐसा बात है कि कि दोनों है ना, एक सिक्के के दो पहलू हैं। आज के जमाने में नहीं, मार्केटिंग भी जरूरी है और पढ़ाना भी जरूरी है। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि आप हो, मार्केटिंग से ही पता चलेगा। अगर पता ही नहीं चलेगा तो वो आप तक पहुंचेगा कैसे, वो वंचित रह जाएगा वहां से। तो मार्केटिंग इसलिए जरूरी है, जो लोग अपने सपने को लेके बैठे हुए हैं कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, कि मुझे इंजीनियर ही बनना है, वो उसको वहां तक पहुंचाने का काम मार्केटिंग ही करती है जी। तो मार्केटिंग जरूरी है, मैं कहता हूं जरूरी है। चाहे हो सकता है मेरी बात से बहुत सारे लोग असहमत हों, कहते हो कि नहीं एक आप बिजनेस है ये तो, है ना, बट वहां तक लाने में जो 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 अपने सपने लेके बैठा है वहां तक लाने में मार्केटिंग बहुत जरूरी है, जरूरी है मैम। तो अभी जैसे जो टॉपर्स हैं, उन कोई किसी ने टॉप कर लिया, जेई क्लियर कर लिया, नीट क्लियर, न्यूज़पेपर में उनकी फोटोस आ गई, सोशल मीडिया पे हर जगह वो छाए हुए हैं, तो मैं देखा कि टॉपर्स की ना काफी इज्जत होती है मार्केट में। तो जो एवरेज स्टूडेंट है, क्या उनकी भी सेम इज्जत मिल पाती है उनको सोसाइटी में? नहीं मैम, इज्जत तो खैर देखो सबको मिलती है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जब पेरेंट्स भी तो उनको सुनाते हैं ना कि बेटा सक्सेस नहीं हुआ, तू इतना पैसा लगा दिया तूने, तो देखो थोड़ा तो फर्क पड़ता ही है मैम। थोड़ा मेहनत कर लेते तो इज्जत मिलती ना, है ना, मेहनत नहीं करोगे तो कैसे इज्जत मिलेगी। तो इसलिए हमें ये नहीं सोचना, हमें ये सोचना है, हमें ये प्रेरणा लेनी है, इंस्पायर होना है कि नहीं यार उसने इतनी अच्छी मेहनत की, मैं भी मेहनत करूं, मैं भी इज्जत लूं। मैं सोचता हूँ ऐसे उसको लेना चाहिए इस चीज को। तो जो पीछे छूट गए स्टूडेंट कि उनके पास आगे चल के कोई चांस नहीं है, तो उनका क्या फिर, वो क्या करें अपनी लाइफ में? उनको तो पेरेंट्स भी नहीं सपोर्ट कर रहे, कोचिंग वाले भी नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है, तो वो तो बेचारे ना इधर के हैं ना उधर के हैं, तो वो कहाँ जाएंगे फिर? मैम देखो पता है क्या है, ऐसे जो स्टूडेंट्स है ना,
उनको हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है, बुक है उसकी, कविता संग्रह है मधुशाला, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है, कवि का थोड़ा सा बात मैं बता देता हूँ। उन्होंने लिखा है, जो बीत गया वो बीत गया, जो टूट गया वो टूट गया, जो छूट गया वो छूट गया, पूछो टूटो तारों से, कभी अंबर शोक मनाता है? तो शोक नहीं मनाना चाहिए उनको। जो भी मुकाम उनको मिल रहा है, जिस जगह पर भी वो जाना चाहते हैं, उनको उसी तरीके से अगेन एफर्ट करके अपनी उस सक्सेस की लाइन एक्सेप्ट करनी चाहिए। जो भी मिले उनको करना चाहिए उसमें। अगर वो इंजीनियरिंग या नीट की प्रिपरेशन भी करना चाहते हैं तो वो ठीक है, अपनी प्रिपरेशन घर पे करते रहें, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, ठीक है, डाउट क्लासेस लें, और अगर पूरा साल भर नहीं कर पाया तो उनको रिवीजन के लिए एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम होता है हमारे कोचिंग्स में, क्रैश कोर्स है ना, 1 महीने का होता है। नॉन मेडिकल के बच्चों के लिए 1 महीने का है, और मेडिकल के बच्चों के लिए 45 दिन का होता है, 45 डेज का होता है, वो ले लेना चाहिए इनको। तो उससे क्या है कि एक रिदम बनी रहती है, और अपना जो पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड है उसको अच्छा पकड़ने के लिए भी जरूरत पड़ जाती है उसको, कि भाई प्रैक्टिस हो जाती है उसके, तो वो उनको ले लेना चाहिए ऐसे शॉर्ट, वो तो शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, वो ले लेना चाहिए। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हाँ टाइम खत्म है कि हाँ नहीं, 1 कोई मंथ कोई का। कदम नहीं होता मैम, इसलिए तो गवर्नमेंट ने टाइम लिमिट को थोड़ा हटाया था, है ना। तो अब जब कोविड के बाद में टाइम लिमिट को हटाया था तो एक 64 ईयर ओल्ड पर्सन ने नीट का एग्जाम दिया था, और वो सेलेक्ट हुआ था, और वो उस समय डॉक्टर बनने के लिए चल गया, है ना। तो कोई लिमिटेशन नहीं होती है, करनी चाहिए मेहनत, और अगर अपना सपने बनाने हैं तो करनी चाहिए। तो आपके पास कोई कोचिंग लेने अगर आया है इंस्टीट्यूट में, तो आप उसको एक अपना बच्चा समझ के या अपनी फैमिली समझ के उसको ट्रीट करते हैं, या सिर्फ एक रोल नंबर की तरह? नहीं 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 मैम, मैंने आपको पहले ही कहा था पर्सनलाइज्ड। हम हर बच्चे को, हम बेशकीमती है मैम, वो पेरेंट्स के लिए है तो हमारे लिए भी है। हम उसको देखते हैं, उसकी प्रॉब्लम को समझते हैं, और उसकी जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको खत्म करने की कोशिश करते हैं, और हम चाहते हैं कि वो बच्चा एक बेशकीमती हीरा बन करके निकले। तो हम हीरा बनाने की कोशिश करते हैं, तराशते रहते हैं उसको, कि वो कब तरस जाए ये तो पता नहीं है मैम, बस तराशते रहते हैं हम उसको। और हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चा, हर स्टूडेंट, चाहे वो एवरेज है जो मर्जी या हो बैक बेंचर्स मैम, है कोई दिक्कत या नहीं है, फिर टॉपर कोई है। बैक बेंचर नहीं होता मैम। मैं बायो का हूं, जैसे मैंने कहा ना, हमारे अंदर 1400 से 1450 सीसी की ब्रेन कैपेसिटी होती है, सब में है मैम। भगवान ने किसी के साथ नाइंसाफी नहीं की है, सबको बराबर भेजा है। अब बात आती है कि यूज में किसने ने कितने ने लिया, है ना, कैसे यूज में लिया। अब यूज लेने की बात तो आपकी हमारी या सबके ऊपर है ना। कोई उसको मस्ती में यूज ले लेता है, कोई उसको मेहनत करके यूज ले लेता है, कोई आवारागर्दी करके यूज में ले लेता है ना, कोई क्या करता है, गुंडागिर्दी करके यूज में ले लेता है ना। तो यूज तो सभी है, दिमाग तो सब में है, तभी तो यूज में ले रहे हैं। तो नहीं, किसी में कोई कमी नहीं है, परफेक्ट है सब, कोई बैक बेंचर नहीं है, सब एक जैसे हैं, सिर्फ मेहनत करने की बात है। हमने काफी सुना है कि जैसे पीछे केसेस भी आते हैं न्यूज़पेपर में, न्यूज में, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि पूरी मेहनत की है, जेई नीट की पूरी जान लगा दी उन्होंने तैयारी करने में, बट लास्ट में उनका नहीं हो पाया क्लियर, कोई किसी भी कारण की वजह से। तो कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो सुसाइड कर लेते हैं या जब स्ट्रेस में आकर। तो आप ऐसे स्टूडेंट को के दिमाग में ऐसी चीजें ना आए, तो उसको लेकर आप स्टूडेंट को कैसे गाइड करते हैं कि हाँ नहीं कोई बात नहीं, नहीं क्लियर हुआ तो इट्स ओके? मैम जिंदगी नहीं रुकती है, उनको, उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि जो सुसाइड कर लेते हैं या रुक जाते हैं या फिर कहते हैं हम कर ही नहीं पाएंगे, जिंदगी नहीं रुकती है। जिंदगी अपने रफ्तार से चलती है, ऐसी बचकानी हरकत नहीं करनी चाहिए। और उनको, उनके लिए बहुत सारे, हो सकता है वो रास्ता उनके लिए नहीं बना, कोई दूसरा रास्ता बनाऊं, हम जबरदस्ती कोशिश कर रहे हो उस रास्ते पे जाने के लिए, तो दूसरा रास्ता उनके लिए होगा, पक्का होगा। चेंज करके देखें ऐसे स्टूडेंट, तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मतलब ऐसा नहीं है कि उस रास्ते पे धक्के से आप चलो, जरूरी नहीं मतलब है, जरूर अपना हो रास्ता सकता है दूसरा मैम, बना लो। हो सकता है फोर्सफुली जबरदस्ती भेजा गया हो, उसका इंटरेस्ट ना हो, है ना। तो रास्ते बहुत हैं, एक ही रास्ते, एक रास्ता ही नहीं है। जैसे हम जब देखते हैं
हम कहीं पर भी, जैसे आपके स्टूडियो तक मैं आया तो मेरे पास एक ही रास्ता थोड़ी था आने के लिए। अगर कोई रास्ता कहीं से ब्लॉक होता तो मैं कहीं दूसरी जगह से आता, आना तो था ना मुझे, जी बिल्कुल डेस्टिनेशन पे तो पहुंचना था ना। पहुंचना था। तो रास्ते बहुत होते हैं मैम, जरूरी नहीं होता कोई टफ होता है, कोई सिंपल होता है, पहुंचना होता है बस। आपकी जो फैकल्टी है वो जब आप आपके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं तो उनको ज्वाइन करने के पीछे उनका एक पैशन होता है या फिर जो सैलरी आपने ऑफर की है वो उनको अट्रैक्ट करती है? आप कैसे मतलब टीचर्स को कि हाँ ये टीचर हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बेस्ट है, कैसे आप आइडेंटिफाई कर पाते हैं? नहीं मैम देखो, पता है क्या है, मेरे साथ तो ऐसा नहीं है। मेरे साथ तो मेरे जितने भी टीचर्स हैं ना, एक फैमिली मेंबर की तरह रहते हैं। मैं उनको कभी भी ऐसा नहीं समझता कि वो मेरे फैमिली मेंबर नहीं है। मैं ये सोचता हूँ कि वो मेरे छोटे भाई बहन के जैसे हैं। आप चाहो कभी भी आप विजिट करना, आप पूछना कभी आकर के, तो वो यही कहेंगे नहीं नहीं, ये कोटा क्लासेस हमारा एक परिवार है। तो ऐसा हम लोग नहीं समझते हैं, और वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनको पता होता है। देखो सैलरी तो हर किसी को कहीं ना कहीं मिल जाती है मैम, सैलरी का इश्यू नहीं होता। बात आती है इज्जत की। हम उनको भाई बहन की तरह अगर रखेंगे तो वो रहेंगे हमारे पास। इसलिए हमारे टीचर्स लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े हुए रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि वो हर 2 महीने या 3 महीने में छोड़ जाते हैं। जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हर 2-2-3 महीने में टीचर चेंज हो जाते हैं। हमारे साथ ऐसा नहीं है, 2-2 3-3 4-4 साल तक रहते हैं। ऐसा नहीं होता हमारे साथ में। तो अभी लास्ट में काफी स्टूडेंट के प्लस 1 प्लस 2 के एग्जाम चल रहे हैं या खत्म होने वाले हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो नीट जेई को लेकर या अपने इंस्टीट्यूट को लेकर? क्या आपका ये मैसेज रहेगा उन स्टूडेंट्स के नहीं लिए? मैं तो देखो आप से यही कहूंगा कि जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है नीट और जेई, यानी कि डॉक्टर और इंजीनियर बनना चाहता है, सपना अपने सपनों को हकीकत में कन्वर्ट करना चाहता है, अपने पेरेंट्स के सपनों को हकीकत करना चाहता है, क्योंकि पेरेंट्स के भी सपने होते हैं ना, अपने अपने सपने ही काम नहीं करते, पेरेंट्स के भी सपने काम करते हैं। तो पेरेंट्स के जो सपने होते हैं, अपने जो सपने होते हैं, उनको हकीकत करने के लिए एक बार हमारे कोटा क्लासेस में जरूर विजिट करें। और विजिट करके वो आए एक बार हमारे वहां पर, टीचर से, हमारे स्टाफ से, हमारे काउंसलिंग डिपार्टमेंट से, या मुझसे भी मिलें आकर के। तो उसके बाद में उनको अगर सेटिस्फाइड होते हैं चीजों से, तो फिर अपने सपनों को हकीकत करने के लिए कोटा क्लासेस खड़ा है उनके साथ हमेशा कदम से कदम मिला के खड़ा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है उनके लिए। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर कर। थैंक यू मैम। हम होप करते हैं हमारे व्यूअर्स को भी ये वीडियो अच्छा लगा होगा, उनको काफी चीजें ऐसी हैं जो सीखने को मिली होंगी। तो आई होप कि आप भी एक बार कोटा क्लासेस जो जलंधर के आसपास है, जलंधर में रहने वाले हैं, एक बार कोटा क्लासेस जरूर विजिट कीजिए, सर की गाइडेंस लीजिए और देखिए क्या होता है फिर फ्यूचर में। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू।